यही क्लास 9th है, अध्याय 4 है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। महत्वपूर्ण बिंदु इनके ये है। उपनिवेशवाद जो है सन 1920 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड के खोजी दस्ते भारत का वन संपदा आकलन करने के लिए भेजे गए। 1950 के दशक में औपनिवेशिक विस्तार के लिए रेल लाइनों का प्रसार कार्य व लकड़ी की मांग में वृद्धि और 1860 में दशक में रेल लाइनों का जाल बिछा। ये आपके पास प्रश्न उत्तर है। जैसे क्वेश्चन एक ये है, क्रियाकलाप है, बट इसको समझ लीजिए। 1 मील लंबी रेल पटरी 1760 से 2000 तक स्लीपर की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पट्टी बिछाने के लिए एक औसत कद से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं। मतलब जो पटरी हमको बिछाना हो उससे 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं। तो हिसाब लगाकर देखिए कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे। 1 मील लंबी पट्टी बिछाने के लिए स्लीपरों की संख्या 1760 प्लस 2000, मतलब टोटल 8000। 1760 में 200 1760 प्लस 2000 और इसका औसत निकाल रहा है, इसलिए बटे 2 कर लिया तो ये आया 1880। एक पेड़ में बनाए जा सकने वाले स्लीपरों की संख्या कितनी है? टोटल 3 और 5 8, 8 में से 2 के पेड़ों का भी हमने क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया, तो 4, तो ये आ गया आपके पास 4। अब 1 मील लंबी पट्टी बिछाने के लिए काटे जाने पेड़ों की संख्या कुल लंबाई बटे कुल पेड़ों की संख्या, तो 4, तो ये आपके पास कितना है? 470 पेड़। 470 पेड़। और भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको, जो भी आईएमपी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है इस चैप्टर के, वो आपको मैं समझा रही हूँ। यहाँ से अब हम ले रहे हैं प्रश्न उत्तर है। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन, वन प्रबंधन मतलब वनों का प्रबंधन में परिवर्तनों में इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? तो सबसे पहले झूम खेती करने वाले को, घुमांतु चरवाहा समुदाय को, लकड़ी और वन संपदा का व्यापार करने वाली कंपनियां और बागान मालिकों को। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, और 5वां है आपके पास शिकार खेलने के लिए राजाओं और अंग्रेज अफसर। झूम खेती करने वालों को वन प्रबंधन की नीति में वन प्रबंधन मतलब वन का प्रबंधन करने के लिए जो नीति बनाई गई उसमें जो परिवर्तन आया उसमें झूम खेती करने वालों का व्यापक प्रभाव पड़ा। वन संरक्षक नजर में वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। मतलब जो झूम खेती करते थे तो वो जो रक्षक थे, वन के रक्षक थे, मतलब वन को जो बचाना चाहते थे, उनको ये जो झूम खेती करने वालों का जो तरीका था वो कैसा था? नुकसानदेह। उन्हें महसूस हुआ कि एक ऐसी ज़मीन पर रेल के लिए लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया और कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, जो कुछ छोटे बड़े विद्रोह के लिए जरिए प्रतिरोध किया। विद्रोह के जरिए उन्होंने छोटा बड़ा प्रतिरोध किया उसमें। तो ये था, मतलब जो वन संरक्षक थे उनको जो झूम खेती करते थे कि किसी रेल की पटरी बिछाने के लिए किसी जंगल को काटना अच्छा नहीं है। फिर दूसरा है घुमंतू और चरवाहा समुदाय को। नई नीति के तहत घुमंतू और चरवाहों पर बुरा प्रभाव पड़ा। विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। आरक्षित क्या, जो मतलब कुछ नियम लागू किए गए जिससे वनों को आरक्षित घोषित कर। आरक्षित मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे कोई दूसरा नहीं जा सकता। किसी भी चरवाहे को इन वनों की ओर जाने की आज्ञा ना थी। आरक्षित जो वन क्षेत्र थे उसमें चरवाहे नहीं जा सकते थे, जिससे इनकी रोटी प्रभावित हुई। वन उत्पादों के व्यापार को रोक देने से इन समुदाय के लिए आय के स्रोत बंद हो गए। जब ये वनों को क्या किया, काटने से मना कर दिया, तो उनसे रोजी रोटी प्रभावित हुई और जो वन से जो व्यापार होता था, वन उत्पादों से जो व्यापार होता था, उस समुदाय से आय के स्रोत बंद हो गए। इनका जीवन यापन कठिन हो गया। उन्हें अपना पशुधन कम करना पड़ा। पशुधन जो था वो कम करना पड़ा। फिर दूसरा, लकड़ी और वन उत्पादों को व्यापार करने वाली कंपनियां। अंग्रेजों की वन नीति ने इमारती लकड़ी का व्यापार करने वाली फर्मों तथा वन उत्पादों की संभावना को भी समाप्त कर दिया। मतलब जो हमारी कीमती जो लकड़ी थी, तो वो उसमें भी रोक लगा दी गई। तो अंग्रेजों ने तो वन उत्पादों की संभावना को समाप्त कर दिया। विभिन्न कानूनों के माध्यम से स्थानीय फर्मों पर अन्य स्थानीय जो फर्म थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। मतलब ये जो चीज़ है, ये है वनों पर प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों ने, ठीक है। और जो कीमती लकड़ी थी उसको भी क्या किया, जो उनकी फर्म थी
वो उसको भी बंद कर दिया। व्यापार के सभी अधिकार अनेक बड़ी यूरोपीय फर्मों को दे दिया गया। किसको दिया गया? उन्होंने बड़ी जो यूरोपीय कंपनी थी उसको दे दिया गया, और वनों के वास्तविक मालिकों को यूरोपीय व्यापारियों के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब जो उन्होंने जो भी थी बड़ी जो सरकार की जो फर्म थी उन्होंने किसको दिया? यूरोपीय कंपनी को दिया, और जो उनके वास्तविक मालिक थे उनको इस कंपनी के अधीन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर बागानों के मालिक, वनों के बड़े बड़े क्षेत्र को साफ करके चाय, कॉफ़ी और रबड़ की कृषि की गई। मतलब वनों का जो क्षेत्र था उसको साफ किया, उसमें चाय और कॉफ़ी और रबड़ उगाया गया। अधिकतर कृषि क्षेत्रों के स्वामी यूरोपीय व्यापारी थे, और इन यूरोपीय व्यापारियों ने भारी लाभ कमाने आरंभ कर दिए। ये जो क्षेत्र थे जिसमें चाय, कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन होता था वो अधिकतर क्या थे? यूरोपीय जो मालिकों को दिए गए। मतलब यूरोपीय व्यापारी थे, और ये जो यूरोपीय व्यापारी थे तो भारी लाभ कमाने आरंभ कर दे। इन बागानों में जीवन यापन करने वाले आदिवासियों को जो आदिवासी थे उसको क्या किया? मुफ्त में काम करवाया जाता था, और भारतीय व्यापारी और कृषक यूरोपीय कृषि मालिकों के अधीन हो गए। तो जो भी भारतीय व्यापारी थे और जो कृषक थे वो किसके अधीन काम करते थे? यूरोपीय कृषि मालिकों के अधीन हो गए। फिर शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसर, एक तरफ तो जंगल में शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया था, परंतु दूसरी तरफ राजा, महाराजा तथा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कोई नहीं था। मतलब ये सामान्य जनता जो कृषि किसान थे उनको तो हर चीज़ से प्रतिबंधित कर दिया गया, परंतु राजा, महाराजा और जो अंग्रेजी अफसर थे उनके लिए कोई नियम नहीं थे। राजा का सम्मान उनके द्वारा मारे गए भेड़ियों और बाघों की मात्रा से होता था। मतलब राजा जितने भेड़ियों को ख़त्म करेंगे, बाघ को करेंगे, मारेंगे, उससे होता था। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी शिकार के शौकीन थे। औपनिवेशिक शासन में राजा और अंग्रेज अफसरों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर शिकार होने लगा कि विभिन्न प्रजातियां लगभग लुप्त हो गई। मतलब शिकार खेलने वाले और राजाओं और अंग्रेज अफसरों दोनों ही शिकारी के शौकीन थे। राजाओं का सम्मान जितने अधिक आप शिकार करेंगे उससे माना जाता था। इससे क्या हुआ कि जो बड़े पैमाने पे शिकार होने लगा और जो भी प्रजातियां थी वो लुप्त हो गई। ये क्वेश्चन है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता थी? तो बस्तर और जावा के वनस्पतियाँ दोनों ही शिकार के बस्तर और जावा के वनवासियों पर शिकार करने पर रोक लगा दी। अंग्रेजों द्वारा दोनों ही जगहों पर रेलवे और जहाज निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की गई। मतलब रेलवे और जहाज निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की, दोनों की जगह वैज्ञानिक वानिकी आरंभ की गई। वनवासी समुदाय में विरोध को दबाकर उन्हें अमानवीय तरीकों से प्रताड़ित किया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? उनको अमानवीय तरीकों से, मतलब बहुत अधिक उनको परेशान करना। घुमंतू और चरवाहे समुदाय वनों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया, और वनों की कटाई और बगीचों के विकास के लिए यूरोपीय फर्मों को लाइसेंस परमिट दिए गए। वन भूमि ग्रामीण, सुरक्षित और आरक्षित वनों का वर्गीकरण कर दिया गया। दोनों ही जगह पर औपनिवेशिक प्रबंध उद्देश्य सरकारी सत्ता को फायदा पहुंचाना था और स्थानीय वनों को निवासियों को सुरक्षित करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880-19 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के मनावांछित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। कितने लाख की? 57। पहले 1886 करोड़ हेक्टेयर से घटकर वह क्षेत्र 9,089 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट ने निम्नलिखित कारणों की भूमिका थी। रेलवे था, हम अभी देखे थे, रेलवे निर्माण था, जहाज निर्माण था, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती और चाय कॉफी के बागान, आदिवासी और किसान। तो ये इसके क्या थे? रीजन थे। कृषि का विस्तार करना, चाय कॉफ़ी के बागानों लगाए गए, व्यावसायिक खेती करना, और काफ़ी चाय के बागान, आदिवासी अन्य खेतियाँ। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके उसमें, युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? ठीक है, युद्ध में वनों पर प्रभाव पड़ता। आधुनिक समय में आक्रमण से बचने के लिए सेनाएं अपने आप को युद्ध सामग्री को घने वनों में छिपा देती हैं ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके। युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो पहला क्या है, आधुनिक समय में जो सैनिक होते हैं वो जंगलों में जाकर छुप जाते हैं। शत्रु पक्ष विरोधी सैनिक और उनकी सामग्री पर कब्जा करने के लिए वनों का निशाना बनाते हैं, और जो उसके विपक्षी पक्ष हैं, शत्रु पक्ष हैं, वो किसको? वनों को निशाना बनाते हैं। और हैं फिर थल सेना और वायुसेना की दृश्यता स्पष्ट करने के लिए भी जंगलों को जला दिया जाता है। थल सेना और वायुसेना में की दृश्यता स्पष्ट करने के लिए जला दिया जाता है। जावा पर कंपनियों के कब्जे ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई थी।
आरा मशीन से विशाल पेड़ काटकर जला दिए जाते हैं जिससे शत्रु राष्ट्र के हाथ ना लग जाए। मतलब पहले ही आरा मशीन से बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं। फिर जापानियों को वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्माण दोहन किया। युद्ध में व्यस्त हो जाने पर बहुत से देशों का ध्यान वनों और को सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता। मतलब युद्ध होता तो वन को कैसे व्यवस्थित किया जाए इससे हट जाता। परिणामस्वरूप बहुत से वन लापरवाही के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक IMP क्वेश्चन है इसका, और एक ये वाले में से कोई भी एक टिप्पणी आपको पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। वीडियो लंबी है, आप स्किप मत कीजिए, इसको समझिए और फिर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए।